हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिकांशा क्लासेस। मैं हूं आदित्य और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लास 7 साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis। हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खुद से बनाते हैं, बट एनिमल्स कैन नॉट। लेकिन एनिमल्स नहीं बना सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय द ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। एनिमल्स अपना खाना प्लांट से लेते हैं, या तो वो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं या फिर वो इनडायरेक्टली उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। तो एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। रिकॉल दैट all organisms including human require food for growth, repair and functioning of the body। आप याद कीजिए कि ह्यूमंस को मिलाकर सभी ऑर्गेनिजम्स को उनकी ग्रोथ, रिपेयर और उनकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है। एनिमल न्यूट्रिशंस इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती हैं? सबसे पहले एनिमल की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, कि उसे अपनी ग्रोथ के लिए या फिर बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो एनिमल न्यूट्रिशन में इंक्लूड होती है वो है मोड ऑफ टेकिंग फूड, मतलब खाने को किस तरह से वो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर ले रहा है, तो ये चीज़ उसके अंदर इंक्लूड होती है। और तीसरी चीज़ कि उसकी बॉडी खाने का यूटिलाइजेशन कैसे कर रही है। तो ये तीन चीज़ें एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर इंक्लूड होती हैं। सबसे पहला उनको कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, दूसरा वो उस न्यूट्रिएंट को किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर लेंगे, और तीसरा उनकी बॉडी का यूटिलाइजेशन। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below। आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि फूड के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं और इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में मैंने चैप्टर 1 में एक्सप्लेन किया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो इस लिंक से जाकर, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सभी फूड के कंपोनेंट्स को लिखने हैं, जैसे फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम यहाँ पर लिख देंगे। The components of food such as carbohydrate are complex substances। Components of food जैसे कार्बोहाइड्रेट ये complex substances होते हैं। These complex substances cannot be utilized as such। और इस तरह के जो complex substances होते हैं इनको हम ऐसे ही अपनी बॉडी में यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, और इसी वजह से ये सिंपलर सब्सटेंसेज में टूट जाते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज क्या होते हैं और सिंपलर सब्सटेंसेज क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको इमेज दिया हुआ है, इमेज में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज और सिंपलर सब्सटेंसेज को अलग अलग दिखाया है। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास में कोई दो तरह के या दो से ज़्यादा तरह के पदार्थ अलग अलग होते हैं, आपस में मिले हुए नहीं होते, तो उन चीज़ों को हम सिंपलर सब्सटेंसेज बोलते हैं। उन पदार्थों को हम, उन तत्वों को सिंपलर सब्सटेंसेज बोलते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं तत्वों को आपस में मिला देते हैं तो उनके मिलने के बाद में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज बनते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास अलग अलग है तो ये दोनों अलग अलग तत्व, अलग अलग गैसेज, ये सिंपलर सब्सटेंसेज हैं। लेकिन अगर दोनों को मिला देंगे, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अगर मिला देंगे, तो उनके मिलाने से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेगा। और यहाँ पर जो दिया हुआ है उसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी सिर्फ सिंपलर सब्सटेंसेस का यूटिलाइज करती है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का यूटिलाइज नहीं करती है। तो आगे दिया हुआ है द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंसेस में टूटते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। हेडिंग 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। खाने को खाने के अलग अलग तरीके। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। खाना खाने का तरीका जो अलग अलग होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह से होता है। बीज एंड हमिंग बर्ड शक द नेक्टर ऑफ प्लांट। जो बीज यानी मधुमक्खी और चिड़ियाएँ होती हैं वो फूलों के नेक्टर को चूसती हैं। फूलों का नेक्टर मतलब फूलों का रस होता है, पेड़ों का रस होता है, तो वो उनको चूसती हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क।
इंसानों के या बहुत से अलग जानवरों के बच्चे माँ का दूध पीते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन swallows द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। यहाँ पर सांपों की बात हो रही है, जैसे अजगर वो उन जानवरों को खा लेता है, निगल लेता है जिनका वो शिकार करता है। Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। कुछ पानी में रहने वाले जानवर अपने आसपास जो भी उनके खाने की चीज़ें तैर रही होती हैं वो उनको छान लेते हैं और वो उन्हें खाते हैं। तो इस तरह से सभी ऑर्गेनिजम्स अलग अलग चीज़ों को खाते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश जो होती हैं वो उन एनिमल्स को खाती हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड शेल के अंदर कवर्ड रहते हैं। आफ्टर ओपनिंग द शेल, जब शेल खुलता है उसके बाद द स्टारफिश पॉप्स आउट इट स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। जब सेल खुलता है तो स्टारफिश क्या करती है, वो अपने पेट को अपने मुंह से बाहर निकालती है और वो हार्ड शेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल होता है उसे खा जाती है। द स्टमक दैन गोज बैक इनटू द बॉडी। उसके बाद स्टमक बॉडी के अंदर वापस चला जाता है एंड फूड इज सॉलोली डाइजेस्टेड। और खाना जो उसने खाया है वो हार्ड शेल के अंदर से वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये तो स्टारफिश के बारे में फैक्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। हेडिंग 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ डाइजेस्ट एंड यूटिलाइजेस। हम अपने मुंह से खाना खाते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं और उसे अपनी बॉडी के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड। खाने का ऐसा पार्ट जो यूज़ नहीं किया जाता उसे बॉडी बाहर निकाल देती है। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपने कभी सोचा है कि बॉडी के अंदर खाने का क्या होता है। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल। जो खाना हम खाते हैं वो एक कंटिन्यूस कैनाल से यानी कि लगातार चलने वाली एक नली से पास होता है, जो कि आपको फिगर 2.2 में दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम धीरे धीरे से बाद में पढ़ेंगे। विच बिगिनस एट द वोकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। और इसकी शुरुआत वोकल कैविटी से होती है और ये जाकर एनस पर ख़त्म होता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। हम इस नली को कुछ अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है द वोकल कैविटी। बकल कैविटी इस पूरी कनाल का सबसे पहला हिस्सा होता है जहाँ से खाना सबसे पहले अंदर जाता है। दूसरा पार्ट होता है इसका फूड पाइप और इसोफेगस। तीसरा कंपार्टमेंट होता है स्टमक। चौथा कंपार्टमेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। पांचवा कंपार्टमेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन जो कि रेक्टम पर एंड हो रही है। और लास्ट कंपार्टमेंट है एनस। तो इन सभी कंपार्टमेंट के बारे में हम धीरे धीरे से आगे पढ़ते जाएंगे। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। क्या ये बहुत बड़ा पाथ नहीं है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक। ये सभी पार्ट्स आपस में मिलके एक एलिमेंट्री कैनल या डाइजेस्टिव ट्रैक बनाते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब हम इसे पाचन रास्ता बोल सकते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। खाने के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे सभी डाइजेस्ट होते जाते हैं, पचते जाते हैं, क्योंकि वो इन सभी अलग अलग कंपार्टमेंट से होकर गुजरते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज सेलिवरी ग्लैंड्स एंड द लीवर एंड द पैनक्रियाज सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे छोटी आंत भी बोलते हैं और पेट के अंदर की परत और सभी अलग अलग ग्लैंड्स या ग्रंथि जो कैनाल के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियाज, ये सभी एक डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करते हैं। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। और ये डाइजेस्टिव जूस जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव ट्रैक जिसके सभी पार्ट्स के बारे में, सभी कंपार्टमेंट के बारे में हमने पहले पढ़ा था, और उससे जुड़े हुए सभी ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि सभी साथ में मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं। वो जो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहा है, जिसको हमने पहले फिगर में देखा था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या बोल रहा है। बोजो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2। फिगर 2.2 में लिपटी हुई जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको देख के बोजो
जो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वो ये जानना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू नो इट्स लेंथ, और वो उसकी लेंथ जानना चाहता है कि वो कितनी लंबी है। वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गैस, क्या आप इसका एक रफली आइडिया दे सकते हो, आप गैस कर सकते हो कि कितनी लंबी होगी। वी हैव गिवन इट्स अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑन पेज नंबर 16। इसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ पेज नंबर 16 में दी हुई है, तो उसे हम आगे पढ़ेंगे। Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within our body, कि हमारी बॉडी में एक बहुत ही छोटी जगह में कितना एक बड़ा स्ट्रक्चर समा जाता है, यानी कितना बड़ा स्ट्रक्चर आ गया। तो एक कैसे आया होगा, क्या आप इसके बारे में सोच सकते हो? आप इमेजिन कीजिए। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और अब हम ये जानते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलग अलग पार्ट में खाने के साथ में क्या क्या होता है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे पहला पार्ट माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में हम पढ़ेंगे। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, खाना मुंह के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। खाने को शरीर में लेने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. हम खाने को चबाते हैं, दांतों से हम खाने को चबाते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। यहाँ पर मैकेनिकली वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि दांत हमारे मैकेनिकली वर्क करते हैं, वो फिज़िकली खाने को तोड़ते हैं। हम मैकेनिकली को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से मशीन काम करती है वैसे ही यहाँ पर हमारे दांत काम करते हैं, इसलिए वो उस खाने को मैकेनिकली इस छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देते हैं। Each tooth is rooted in separate socket in the gums. तो फिगर में ये दिखाया गया है कि सभी दांत अलग अलग सॉकेट में लगे होते हैं। और आगे क्या दिया है, Our teeth vary in appearance and perform different function. हमारे सभी दांत दिखने में अलग होते हैं और उन सभी दांतों का काम भी अलग अलग होता है। Accordingly, they are given different name. और इन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो दिखते भी अलग हैं और उनका काम भी अलग अलग होता है, इसीलिए उनको अलग अलग नाम भी दिया गया है। जैसा कि फिगर 2.3 में दिखाया है, वहाँ पर सभी दांतों के सेट का एक अलग नाम दिया हुआ है। जितनी भी चैप्टर में एक्टिविटीज़ हैं इनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वहाँ से हम इन एक्टिविटीज़ को पूरा देखेंगे। जब तक यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स दिया गया है, हम इसमें क्या लिखा हुआ है उसे पढ़ेंगे। यहाँ पर मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ्स के बारे में हमें बताया है, तो उसके बारे में दिया है, डू यू रिमेंबर अबाउट फेलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर अगो। क्या आपको याद है कि आज से कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले आपके दांत टूट रहे थे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फेल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। किसी भी बच्चे के अंदर दांतों का पहला सेट उसके बचपन में उगता है और वो 6 ईयर्स से लेके 8 ईयर्स के बीच में सभी दांत टूट के गिर जाते हैं। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ, और ये दांत जो टूट के गिर जाते हैं 6 ईयर से 8 ईयर के बीच में, इनको मिल्क टीथ बोलते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस दैम आर द परमानेंट टीथ। अब जो मिल्क टीथ टूट गए हैं, जिनको हम दूध के दांत भी बोलते हैं, वो दांत जब टूट गए हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए सेकंड सेट आता है, यानी कि दांतों का दूसरा सेट आता है। उस दूसरे सेट को क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फेल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज। और जो अब परमानेंट टीथ का सेट आया है, ये या तो पूरी लाइफ चलता है, जितने टाइम की लाइफ होती है उतने टाइम तक लगातार चलता रहता है, ये कभी टूटता नहीं है। और अगर कभी गिरता है तो या तो ओल्ड एज में गिरता है या फिर किसी डेंटल डिसीज़ यानी दांतों की बीमारियां अगर लगती हैं तो तब गिरता है। अदरवाइज़ ये लंबे समय तक, जब तक लाइफ रहेगी तब तक ये चलते रहते हैं। अभी अभी हमने जाना कि दांतों के काम और उनकी शेप की वजह से सभी दांतों के नाम अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर फिगर 2.3 में अलग अलग तरह के दांतों के नाम और वो किस तरह से अरेंज किए जाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो फिगर में सबसे नीचे एक साइड दिया हुआ है 4 दांतों का। ये 4 दांत ऊपर के जॉ में 4 होते हैं और नीचे भी 4 दांत होते हैं। इन दांतों को इंसिजर बोलते हैं। ये दांत काटने के काम में आते हैं, जैसे कैंची काम करती है उस तरह से किसी भी चीज़ को काटने के लिए हम इन दांतों का यूज़ करते हैं। इनके दोनों तरफ एक एक दांत और दिए हुए हैं और ये दांत ऊपर के और नीचे के जबड़े में 2-2 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। इन दांतों को कैनाइन बोलते हैं। ये दांत किसी भी चीज़ को छेदने के लिए काम में आते हैं। अगर किसी भी चीज़ में छेद करना है या फिर उसको चीरना है, जैसे हम गन्ने को चीरते हैं, तो उस काम के लिए हम कैनाइन दांतों का यूज़ करते हैं।
इसके आगे चलेंगे तो हमें दो दो दांतों का सेट दोनों तरफ मिलेगा। ये दांत ऊपर के और नीचे के जबड़े में मिलाकर 8 होते हैं। इन दांतों को प्रीमोलर कहते हैं। इसके बाद में हमें फिर से 3 दांतों का सेट और मिलेगा दोनों तरफ। ये दांत दोनों जबड़ों में मिलाकर 12 होते हैं। इन दांतों को मोलर कहते हैं। प्रीमोलर दांत क्रशिंग के काम आते हैं और ये दांत ग्राइंडिंग के काम आते हैं और इसीलिए इन दांतों को मोलर कहा जाता है। और इसी तरह से हमारे मुंह के अंदर सभी दांतों का अरेंजमेंट होता है। तो अब आगे चलते हैं। आवर माउथ हैज़ सलाइवरी ग्लैंड्स विच सेक्रीट द सलाइवा। हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपने अंदर से सलाइवा को निकालती हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। क्या आप जानते हैं कि सलाइवा का हमारे खाने के ऊपर क्या एक्शन होता है और वो हमारे खाने के साथ क्या करता है। और इसे ढूंढने के लिए हमको एक्टिविटी 2.3 को परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन इस एक्टिविटी को करने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। तो फिलहाल हम इसके आगे चलते हैं और सलाइवा का काम देखते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि सलाइवा हमारे मुंह के अंदर खाने के साथ में क्या करता है। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। हमारे मुंह के अंदर सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है और ये स्टार्च को तोड़कर शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। हमारे मुंह के अंदर जो जीभ होती है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब उसके अंदर सिर्फ मसल्स होती हैं, उसके अंदर बोन्स नहीं होती हैं और ये पीछे की साइड से बकल कैविटी के सरफेस से जुड़ी होती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये आगे की साइड से, हमारी जीभ आगे की साइड से फ्री होती है, मतलब किसी भी जगह से जुड़ी नहीं होती है और ये किसी भी डायरेक्शन में हमारे मुंह के अंदर मूव कर सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग। क्या आप हमारी जीभ का फंक्शन जानते हैं। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग। वो हम अपनी जीभ का यूज़ बोलने में करते हैं। अगर हमारी जीभ प्रॉपर वर्क करती है तो हम साफ तरह से बोल पाते हैं। बिसाइड, इसके अलावा क्या होता है, इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलिंग फूड। जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना चबा रहे होते हैं, उस टाइम पर ये हमारे खाने में सलाइवा को मिक्स करने के काम में भी आती है और जीभ खाने को निगलने में भी हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। हम अपनी जीभ से खाने को टेस्ट भी करते हैं। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स। इसके पास में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, मतलब इसके अलग अलग पार्ट होते हैं जो अलग अलग टेस्ट को सेंस करते हैं। दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जो कि अलग अलग टेस्ट को, खाने के अलग अलग टेस्ट को सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम टेस्ट बर्ड्स की अलग अलग पोजीशन को इस एक्टिविटी 2.4 से फाइंड कर सकते हैं। इस एक्टिविटी के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है क्योंकि एक्सप्लेनेशन की वीडियो में एक्टिविटी कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए हम वो एक्टिविटी की वीडियो ज़रूर देखेंगे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जीभ में अलग अलग तरह से किस तरह से टेस्ट बड्स होते हैं। ये यहाँ पर जगह दी हुई हैं, अलग अलग सेपरेट जगह सेपरेट टेस्ट के लिए दी हुई है और इन्हीं जगह से हम सभी टेस्ट को सेंस कर पाते हैं।